प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं? अब यह सवाल विदेशों में पूछा जा रहा है। फ्रीएस्ट प्रेस से सवाल क्यों नहीं? यहाँ के प्रेस से भी सवाल नहीं ले पाते नरेंद्र मोदी जी। और मैं बताऊँ, सवाल नहीं लेते इसीलिए 157वें नंबर पर हम लोग हैं। हिंदुस्तान में तो सवाल पूछना जुर्म बन गया है, रिपोर्ट करना अपराध बन गया है। सीबी साहब ने एक और बात कही, इन इंडिया पीपल हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, चुनाव आयोग को पता ही नहीं था कि ये लोग योग्य हैं या नहीं हैं। सिंगल हैंडेडली इस महिला ने भारत नॉर्वे का रिलेशनशिप खराब कर दिया और पीएम को उनके टैग करके लिखा जा रहा है कि ऐसे रिपोर्टर भेजना बंद कर दो जो आपके रिश्ते खराब कर दें। तो फिर अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं एक सवाल से, तो वो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जो इतने अधिकारी हैं एमईए के, वो कर क्या रहे हैं? मोदी साहब जो है मीडिया से सवाल लेते हैं, सवाल बशर्ते ऐसे हों कि आम कैसे खाया जाता है, कैसे दिन जामुन के बारे में पूछ लिया जाए, किसी बात पूछ लिया जाए कि जब देश में कोरोना लग रहा हो तब भी चुनाव प्रचार कैसे कर लिया जाता है, तो जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी और सिलेक्टिव लोगों को जवाब देते हैं। मीडिया से भी सवाल था ना कि आप लोग कैसे हैं जो आप पूछ नहीं पा रहे हैं, तो इन लोगों का खून कब खौलेगा आगे? मुझे लगता नहीं इन लोगों का खून खौलेगा, कम से कम इस सरकार के रहते हुए ना। जो बात यहाँ के पत्रकारों को पूछना चाहिए, टीवी चैनल्स में बैठे हुए लोगों को कि आप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बात नॉर्वे में एक पत्रकार पूछ रही है नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको लगता है पूरी दुनिया की मीडिया ऐसे ही है? पूरी दुनिया में किसी को भी आप इंटिमिडेट कर सकते हैं? ऐसा होता नहीं है। पत्रकारों की बिरादरी एक होती है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं? मेरा सवाल नहीं है, वैसे हमारा सवाल ये सालों से रहा है, लेकिन अब ये सवाल विदेशों में पूछा जा रहा है, जहां पे इस समय प्राइम मिनिस्टर है, नॉर्वे में है। वहां पे एक महिला पत्रकार सामने खड़े होकर के कहती है कि आप फ्रीएस्ट प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं? फ्रीएस्ट प्रेस नॉर्वे, हम भारत वाले क्या ही जानते हैं इसके बारे में। तो बड़ा तंज सा लगा। तो ये अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ये तो ईयर ही नहीं, डिकेड ही नहीं, सेंचुरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। और मोदी जी जो कि इतने अटैकिंग पर्सनैलिटी है, मतलब जितना भयंकर तरीके से उन्होंने विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है, तो वो अटैक दिखा नहीं नॉर्वे में जो भारत में दिखता है। वो बिना जवाब दिए ऐसे मंच से उतर करके चले जाते हैं। तो फ्रीएस्ट प्रेस से सवाल क्यों नहीं? फ्रीएस्ट प्रेस से सवाल तो वो व्यक्ति कर पाएगा ना जो पहले जो गुलाम प्रेस है उससे सवाल कर ले। फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर हम लोग हैं, मतलब हिंदुस्तान है। यहाँ के प्रेस से भी सवाल नहीं ले पाते नरेंद्र मोदी जी। और मैं बताऊँ, सवाल नहीं लेते इसीलिए 157वें नंबर पर हम लोग हैं। अरे सवाल तो पूछने दो। तो जो सुपड़ा साफ आपने बोला ना विपक्ष का, विपक्ष केवल राजनीतिक पार्टियां तो नहीं होती हैं, विपक्ष नागरिक भी होते हैं, विपक्ष पत्रकार भी होते हैं, विपक्ष मीडिया हाउसेस भी होते हैं, विपक्ष एक्टिविस्ट भी होते हैं। तो उन तमाम लोगों का सुपड़ा ही साफ किया गया है। क्यों सुपड़ा साफ किया गया है? क्योंकि बहुत अटैकिंग और बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं है, कमजोर व्यक्ति है। यह सवाल सदी का सवाल बन कैसे गया, इसका जवाब सदी के ही एक इंटरव्यू में है। और जो इंटरव्यू का क्लिप जो है, मुझे लगता है इस देश के तमाम लोगों ने देखा ही होगा, जहां पर दोस्ती बनी रहे। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, वो करण थापर को बोलते हैं, करण थापर जो उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो दोस्ती बनी रहे मीडिया के साथ, नरेंद्र मोदी ने इसे अपना ब्रह्मवाक्य बनाया और दोस्ती बनाई मीडिया के साथ। किस तरह की मीडिया के साथ? जो मीडिया उनसे पूछ सकता था कि आप आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं है? इस वाले मीडिया के साथ नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो दोस्ती बनाई। और दोस्ती जो है वो बोथ वे चलता है, एक तरफ से तो होता नहीं है। तो उस मीडिया ने वो स्पेस भी दिया नरेंद्र मोदी को, जहां वो बता सकते थे कि भाई मैं बायोलॉजिकल नहीं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ऐसा मुझे लगता है, जहां से एक आधार भूमि तैयार होती है और निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति कह पाता है कि नरेंद्र मोदी सवालों से परे हैं। तो मीडिया के साथ इस तरह की दोस्ती जो व्यक्ति रखेगा, या इस तरह के मीडिया की जिसकी संकल्पना होगी, वो फ्रीएस्ट प्रेस के सामने जवाब दे दे, इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जवाब किसी न किसी तरीके से तो देने के लिए तो रखा हुआ है ना। एमईए के जो सचिव है सीबी जॉर्ज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सवाल पूछती है वही हेली लिंज, उनका नाम है, जो महिला पत्रकार। तो उन्होंने जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, हम भारत को ट्रस्ट क्यों करें, विश्वास क्यों करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है भारत में, उस पर किस तरह का एक्शन और कब एक्शन, और तीसरा है कि मोदी मीडिया से सवाल लेना कब शुरू करेगा। और बोलती हैं कि इंडियन मीडिया से, यानी वहां यहाँ पे तो वो फ्रीएस्ट की भी बात नहीं कर रही हैं। तो उसके बाद से लंबी चौड़ी बातचीत चली है, दोनों में बैक टू बैक चल रहा है। और कई न्यूज चैनल चला रहे हैं कि हुई बहस। और कुछ एक लोगों ने लिखा है कि एक नॉर्वे की महिला रिपोर्टर ने हैकल किया था पीएम मोदी को, हैकल किया था, क्वेश्चन, शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो ये सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब भी तो दे रहे हैं। मतलब हो सकता है मोदी जी जवाब ना दे पाए, कुछ दिक्कत हो, इंग्लिश वगैरह वाला भी सीन हो,
तो वो रखा तो है ना सेक्रेटरी को, और एमईए के जो सचिव जाते हैं सब तो लोग तो है ही। हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दिया उन लोगों ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हैकल किया नरेंद्र मोदी को पत्रकार ने। मुझे लगता है ये बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बात की गई, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सवाल पूछना जुर्म बन गया है, रिपोर्ट करना अपराध बन गया है। रवि नायर डिफेमेशन के केस में जेल तक गए, 50 करोड़ की मानहानि का मामला जो है वो पत्रकार यहां पर झेल रहे हैं। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं, जो पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, उन पत्रकारों के सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक किए जा रहे हैं, उन पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी जा रही है, उन पत्रकारों को रोजाना हैकल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना यहाँ के चरित्र के हिसाब से अब शायद अपराध बन गया है। तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार को केवल हैकलिंग कहा गया, ये तो बहुत सॉफ्ट कहा गया। इसके लिए उस पत्रकार को धन्यवाद देना चाहिए। जो स्टेट ऑफ इंडियन मीडिया फिलहाल है उसमें केवल इसे हैकलिंग, इसे अपराध बताया जाए। बल्कि मुझे लगता है यूएपीए जैसा कानून जो है वो वहां पर बने नॉर्वे में, उस पत्रकार पे लगे। यूएपीए है ये, यहाँ पे तो लग गया होता अब तक। यहाँ पे तो लग ही गया होता। बहरहाल एमईए के जो अधिकारी लोग थे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीबी साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। महिला ने 3 सवाल पूछे जो आपने बताया ही। भारत पे ट्रस्ट क्यों करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात उन्होंने की। अब आउटराइटली अगर आप देखते हैं एज एन इंडियन तो आपको लगेगा क्या बदतमीज औरत है, क्यों पूछ रही है भारत पे ट्रस्ट क्यों करें। अरे भाई, विदेश का एक मेहमान उनके देश में गया है, कोई टाइज होंगे, कोई रिश्ता जो है वो बनेगा। अब मान के चलें इजराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है, इजराइल का सपोर्ट करने वाला कोई प्रतिनिधि अगर यहां आता है तो हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे क्या कि आप पर भरोसा क्यों किया जाए। आप तो इजराइल के दुराचारों में इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं, हम पूछेंगे ना। तो ये हमारा राइट है, जर्नलिस्टिक राइट है, और पूछना ही चाहिए। तो इसे एक तो देश के अपमान से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आदत हो गई है तमाम लोगों को हर चीज को देश के अपमान और देश के सम्मान से जोड़ देने की। बहरहाल वो सेक्रेटरी साहब हैं सीबी, मतलब कितना पढ़ लिख के जाते होंगे, बहुत बड़ी आबादी तो सपना भी नहीं देख सकते उस पोजीशन पे जाने के लिए। वो वहां पर पहुंचे हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उनके पास एक मौका था देश का पक्ष रखने का, क्या वो रख पाए? उसका जवाब अगर हम दें, और कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस समझे दिमाग लगा के, तो उसे पता पड़ेगा शर्मिंदा करने के अलावा सेक्रेटरी साहब ने और कुछ किया नहीं। उनसे सवाल पूछा गया था आप पे ट्रस्ट क्यों किया जाए इंडिया पे, वो जवाब देते हुए कहते हैं जीरो का आविष्कार हमने किया। अरे बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय रहस्य उद्घाटन कर दिया तुमने, पता है भैया जीरो का आविष्कार तुमने किया। तुम लोग अब ये बताने चल रहे हो कि शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी गणेश के रूप में हमने किया था, उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। जीरो के आविष्कार में मत उलझाओ। चेस की बात वो करने लगे, कोविड की बात उन्होंने की, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की बात वो कर रहे थे। ठीक है, भारत पे ट्रस्ट क्यों करें? वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भारत का जो पुराना अलाई था ईरान, जब उस पर इजराइल ने हमला किया अमेरिका के साथ मिलकर, तो भारत ने इसकी निंदा नहीं की। वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमले से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां पर थे। वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं ईरान जो इनका लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रहा है, दोस्त रहा है हिंदुस्तान का, जब उसके सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हो जाता था हुआ तो हम लोगों ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी ड्यू टाइम में। तो ये कैसे कोई भरोसा करेगा जब हम अपने पुराने पार्टनर पे, अपने पुराने दोस्त पे के साथ काम नहीं कर पा रहे, उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे, उसका भरोसा तोड़ रहे हैं, तो कोई हम पर भरोसा क्यों करे? ये सवाल यहां पर वाजिब बनता था, और इसका ज्यादा बेहतर जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं गया। तो सवाल तो बनता है, सवाल पूछा गया ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, अब जवाब दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास यही अधिकार है। अरे उन अधिकारों का जो हनन हो रहा है ना, उसकी बात चल रही है। आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आपका एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कहता है, जो चीफ मिनिस्टर था भी स्टेट का, कि मुसलमानों को परेशान करो, इतना परेशान करो कि यहां से छोड़कर भाग जाए। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है, और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं आप लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, सीबी साहब ने एक और बात कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, कि इन इंडिया पीपल हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। भारत में लोगों के पास सरकार को बदल देने का अधिकार है। 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, चुनाव आयोग को पता ही नहीं था कि ये लोग योग्य हैं या नहीं हैं, उनको वोट नहीं देने दिया गया। कैसे चेंज कर रही है पब्लिक यहां पे सरकार को? वो अधिकार बचा भी है क्या? ये आरोप तो लग रहे हैं आपके ऊपर। कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड का जिक्र जब आएगा तो भारत ने जितने देशों की मदद की ऑब्वियसली वो सराहनीय है, उसका जिक्र होना चाहिए। लेकिन भारतीय मीडिया क्या कर रहा था? भारतीय मीडिया मुसलमानों को विलेनाइज करने में, डेमोनाइज करने में लगा हुआ था। थूक जिहाद आप लोग सेलिब्रेट करवा रहे थे। आपके बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता थे, वो मुसलमानों को किसी भी तरीके से डेमोनाइज करते हैं। पूरा कुछ आपने कोरोना, मतलब एक
साइंटिफिक अप्रोच के साथ लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और भारतीय मीडिया जो 157वें नंबर पर फिलहाल है प्रेस फ्रीडम में, वो ये बता रहा था कि तबलीगी जमात में कुछ मुसलमानों के कारण जो है ये कोरोना देश भर में फैला। ये लोग थूक मिला रहे हैं खाने में, इसके कारण से कोरोना फैला। आप मुसलमान रेहड़ी वाले, मुसलमान सब्जी वाले को प्रताड़ित कर रहे थे। ये खबरें नहीं जाती क्या बाहर? बाहर तो जाएंगी ना। तो देश के हालात ही ऐसे हैं कि जवाब देते बन नहीं पाया सेक्रेटरी साहब को। और सेक्रेटरी साहब इररिलेवेंट बॉम्बिंग में लगे रहे कि शब्दों को कैसी बमबारी कर दी जाए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट्स माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग कंडक्ट करेंगे, इस टाइप की बातें वो कर रहे हैं। अब वो देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने भी सुना, मैंने भी सुना ही है, कितना कॉन्ट्रास्टिंग सा और कितना एम्बेरसिंग था। वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वो पत्रकार पत्रकार ने जब सवाल पूछा, उसी वक्त उस सवाल में उसने ऐड कर दिया, आई मे हैव फॉलो अप क्वेश्चंस। और होते ही है फॉलो अप क्वेश्चंस। जब वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने लगी, तब आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, फेस एक्सप्रेशन देखिए आप उसका, जो सेक्रेटरी साहब हैं, मतलब आप धमका रहे हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसाइड व्हेन टू आंसर, हाउ टू आंसर, ये भी बोल रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं ना आप। तो आप भारत में आपने मीडिया का जो स्तर बना दिया इस सरकार ने, और मीडिया जिस तरीके से, भारत में मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जिस तरीके से बिहेव करता है, आपको लगता है पूरी दुनिया की मीडिया ऐसे ही है, पूरी दुनिया में किसी को भी आप इंटिमिडेट कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। पत्रकारों की बिरादरी एक होती है, उसमें जात धर्म और लिंग का कोई अंतर नहीं है। पत्रकार होता है, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, और पत्रकार जो है छील देता है लिटरली। उसको सच्चाई खोद कर बाहर निकालनी है तो निकालनी है। पावरफुल लोगों को वो राजा नहीं मानता है। पावरफुल लोग जो हैं वो जिम्मेदार लोग होने चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों के प्रति, उनकी जिम्मेदारी बनती है सवालों के प्रति, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक अच्छा पत्रकार, एक जर्नलिस्ट जो है, और एक जर्नलिस्ट अच्छा छोड़ दीजिए आप, एक जर्नलिस्ट का काम ही यही है, ड्यूटी ही यही है कि हम सवाल पूछे। वो काम वो कर रही थी, और वो नॉर्वे की पत्रकार थी। नॉर्वे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, तो वो तो अपना काम करना जानती है, वो इंटिमिडेट नहीं होगी। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। अमेरिका में इंटिमिडेट नहीं होते पत्रकार, सवाल पूछते हैं। ट्रंप साहब जितने भी बेहूदी बात कर लें, लेकिन वो सवाल पूछने भी देते हैं और सवाल पूछते भी हैं पत्रकार। अब मत दीजिए जवाब, पत्रकार का काम सवाल पूछना है। उसको लगेगा आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके बारे में बोल के फिर वो निकल जाएगा, सवाल फिर लेकर आएगा आपके सामने। इनको ये लगता है कि भारत में जिस तरीके से मीडिया इनके सामने लेट गई है ना, तो पूरी दुनिया की मीडिया इसी तरीके से बर्ताव करती है। तो साहब, आप लोग जो टीवी चैनल्स देख रहे हैं अगर, तो उनको छोड़ दीजिए। वो लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उनको देखकर ये जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। इनको ऐसा लगता होगा शायद कि पत्रकार ऐसे ही होते हैं जो लेट जाएंगे। ये सब कहाँ से पढ़ के आए आप? क्योंकि वो कह रहे हैं सीबी साहब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अंत में वो आए घूम घाम के, जब वो कहती है महिला कि भाई मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप कोविड और योगा के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि भारत, आप दिल्ली में देख लीजिए, 200 से ज्यादा चैनल हैं। कुछ एक जो इग्नोरेंट टाइप के एनजीओज हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो उन्हीं इग्नोरेंट एनजीओज की रिपोर्ट्स आप पढ़ के आ रहे हैं क्या? क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि भाई कोर्ट है, कोर्ट जाओ, अगर किसी के साथ वायलेशन कुछ हुआ है ह्यूमन राइट्स का। गए थे ना 27 लाख लोग, जिनके बारे में तय नहीं कर पाई थी चुनाव आयोग कि योग्य वोटर हैं या नहीं है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये डाटा भी दे देते। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा चैनल्स हैं और कई ब्रेकिंग्स जो हैं वो आती हैं। कौन सी ब्रेकिंग आती है? जिन टीवी चैनल्स को वो देखते होंगे शायद, जिसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं केवल, उन टीवी चैनल्स की एक भी प्रो पीपल रिपोर्ट आप दिखा दीजिए। एनडीटीवी का जो हॉस्टाइल टेकओवर हुआ, उससे पहले एनडीटीवी का पूरा आप रचनाक्रम कहते हैं या पत्रकारिता देख लीजिए, उसके बाद की पूरी पत्रकारिता देख लीजिए। क्रोनी कैपिटलिस्ट का कब्जा है टीवी चैनल्स पे, टीवी मीडिया के ऊपर। एक प्रो पीपल रिपोर्ट दिखाइए ना। अरे भाई, आपका जो चैनल है वो थूक जिहाद को फैलाने में लग जाता है। आपका एक सांसद जो है, इस देश की सरकार का सांसद निशिकांत दुबे, कहता है कि प्रधानमंत्री सवालों से परे हैं, और सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिन पत्रकारों की होती है, बल्कि पत्रकारों की ही होती है, वो पत्रकार उस बात को डिफेंड करते हुए दिखते हैं। वो पत्रकार सेलिब्रेट करते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके चैनल में उनको इंटरव्यू देता है और उनको कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मीडिया है। तो अगर सेक्रेटरी साहब को यह लग रहा है कुछ इग्नोरेंट एनजीओ की रिपोर्ट्स केवल ऐसा बता रही है, तो वो एक बार अल्टरनेटिव मीडिया स्पेस को देख लें। रिपोर्ट जहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी होती है, वहां की स्थिति का जायजा ले लें, उनको पता पड़ जाएगा। और उनको पता होगा, सेक्रेटरी साहब है ना, वो देख लें उनके जो पैरेलल उनके पोजीशन पे और लोग जो अलग अलग मंत्रालयों में बैठे हुए हैं, वो कितने अल्टरनेटिव स्पेस के प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, वो एक बार देख लें।
जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जो लोग प्रो पीपल पत्रकारिता करते हैं, जो लोग जमीन पर जाते हैं, उन तमाम लोगों के प्लेटफॉर्म्स खतरे में हैं। आईटी रूल्स क्यों ला रहे हैं आप? आपको जवाब देना पड़ेगा ना। 157वें नंबर पर यूं ही नहीं है आप। और मानवाधिकार का उल्लंघन जैसे ही होता है, पत्रकारिता अपने आप गर्त में चली जाती है। और इसका उदाहरण यहां पर क्लियर दिख रहा है। आईटी रूल्स के बारे में, आईटी रूल्स के खिलाफ टीवी मीडिया बात ही नहीं कर पा रही है। तो वैसे पत्रकार उनको पत्रकार लगते होंगे, वैसे पत्रकार नहीं है सेक्रेटरी साहब। वो लोग पीआर एजेंट है आप लोगों के नहीं, सरकार के पीआर एजेंट है। पीआर एजेंट को पत्रकार अगर आप मानते रहेंगे तो नॉर्वे में या किसी और देश में इसी तरीके से बेइज्जत होना पड़ेगा। आपको सवालों का जवाब देना चाहिए। एक बहुत बड़ा मंच था आपके पास और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था आपके सामने। आपने उस क्रिटिकल क्वेश्चन का जवाब ना देकर इररिलेवेंट बॉम्बिंग ऑफ वर्ड्स करके और ग्रेव कर दिया सिचुएशन को, और खराब कर दिया भारत की स्थिति। भारत के बारे में अभी प्रधानमंत्री तो यहाँ पे ना मीडिया से बात करते हैं, हिंदुस्तान की मीडिया से, ना बाहर की मीडिया से बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आए थे तो मुझे याद है उनके साथ पत्रकारों का एक टोला आया हुआ था, लेकिन उनको पत्रकारों से बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी हिंदुस्तान के अंदर। फिर वो जाते वक्त एक जगह हॉल्ट लेते और वहां पे वो पत्रकारों से बात करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी स्थिति कर दी, पूरे दुनिया में अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है। ये जो बिरादरी है दुनिया भर में इतनी कमजोर नहीं हुई है। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो सवाल पूछ सकते हैं, और उन जिंदा लोगों को ही पत्रकार कहा जाता है। मुर्दा लोगों को पत्रकार समझने की भूल आप मत करिए। और सबसे दुखद कह सकते हैं बतौर भारतीय, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही, जब जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, जो ड्रामा है, वो लग रहा है कि मैं किसी चुनावी रैली में नेता को सुन रही हूँ। ये तो वही बात हुई, एक सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि आखिर एक व्हाट इज अ कंट्री, एक देश। मतलब मैं कहूँ कि सर मुझे भूख लगी, वो कहें भूख क्या है, आप मेंटल स्टेट समझाने लगो। बोलने का तरीका जो ड्रामा है, कि मतलब बिल्कुल ड्रामा प्रधान इन्होंने बना दिया। सही बात है, टॉप माइंडेड लोग वहां पे पहुंचते हैं, इनकी तो यही ट्रेनिंग होती है कि बात कैसे करना है, टू द पॉइंट, विद डेटा, विद फैक्ट। लेकिन वो केवल और केवल ड्रामा दिख रहा है। और अब देखिए कि अरे भाग गई करके चला रहे हैं। एक राइट विंग जो ट्रोल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो तो भाग गई। बाद में वो सफाई देती हैं हेली की मैं तो पानी लेने के लिए गई थी। लेकिन अब देखिए पूरा नैरेटिव बन रहा है कि अरे नहीं वो तो गजब जबरदस्त कमाल का बोले, ये भाग गई। अगर भाग भी गई, मतलब मैं दोनों पक्ष पे आता हूँ। एक तो भागी नहीं थी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर पे उसको एक्सप्लेन किया, पानी लेने के लिए गई थी और वापस आ गई। अगर वो भाग भी गई तो एम्बेरसमेंट किसकी है, शर्मिंदगी किसके लिए है? आपसे उन्होंने सवाल पूछा, आपसे वो फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रही थी, आप बहुत घटिया बॉडी लैंग्वेज और बहुत इंटिमिडेट करने वाले फेस एक्सप्रेशन के साथ उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं रुकी, क्योंकि उनका काम पत्रकारिता करना है, उनका काम सवाल पूछना है। वो चली गई, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ये भी आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन ही था। पहली बात, अगर ऐसा होता ही, लेकिन इन लोगों को तो ये लगता है ना, किसी को भगा देना, किसी को मार देना, किसी को तोड़ देना, किसी को डरा देना जो है वो विजयी होने का लक्षण है। तो वही ट्रोल्स जो है वो ऐसा कह रहे हैं, पर वो भागी नहीं थी, वो सवाल पूछ रही थी और आप साहब सवाल का जवाब जो है वो दे नहीं पाए। तो वो तो फुटेज की गड़बड़ी थी। मैं तो कहता हूँ दोनों ही चलाने का इनका पुरानी आदत भी है। अच्छा, आप एक चीज और देखें ना, उन्होंने जो बात बोली, चलिए पुरानी बातें, वो गांधी की बात कर रहे हैं। उस गांधी के बारे में उन जो सरकार के साथ नत्थी संगठन है उसके लोग क्या कहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गांधी के बारे में इस देश के अंदर क्या कहते हैं, वो सब जानते हैं। गांधी की बात की ना सीबी साहब ने, यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री साहब क्या कहते हैं, गांधी को तब जाना दुनिया ने जब गांधी फिल्म बनी। तो गांधी की हिंदुस्तान में यह हैसियत है, लेकिन जब आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखनी पड़े तो आपको गांधी की ही बात करनी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की ही बात करनी पड़ती है। बेशक उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डेली, रोजाना के स्तर पर रौंदा जाता रहा, बेशक आपकी सरकार के ऊपर जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक विपक्ष है या पूरा विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा हो कि संविधान खतरे में है और संविधान की रक्षा करनी जरूरी हो गई है। बेशक जब मध्य प्रदेश के अंदर की वो घटना थी ना, जब एक दलित आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया, आप संविधान की बात करेंगे तो ये हेडलाइंस कहां से छिप पाएंगी, ये खबरें कहां से छिप पाएंगी? आपको जाना पड़ता है नेहरूवियन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सवाल तो ये है ना कि हमने 2014 से लेकर 2026 तक क्या अचीव किया है, क्या पाया है? क्या हमने उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ाया आगे? क्या हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी वैल्यूज थी, मान्यताएं थी, उसको और समृद्ध किया है, प्रॉस्पर किया है? तो जवाब मिलता है नहीं, हमने नहीं किया है प्रॉस्पर। आज की डेट में सवाल पूछना हिंदुस्तान में अपराध बन गया है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको उन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा।
तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर वो सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर होकर जाते। अच्छा, ट्रोलिंग पे बात आई है तो एक तो पत्रकार, ऊपर से महिला, भारतीय जो पुरुष ट्रोल्स हैं खास तौर से, वो तो बिल्कुल इस समय एक्टिव हैं। उनका दुनिया भर की चीज़ें उनकी चलाई जा रही हैं कि अरे ये पैलेस्टाइन वाली है, शी इज़ वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, ये शी इज़ अ नाजी भी कहा जा रहा है। मतलब पूरी अच्छी खासी ट्रोलिंग चल रही है। एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि सिंगल हैंडेडली इस महिला ने भारत नॉर्वे का रिलेशनशिप खराब कर दिया, और पीएम को उनके टैग करके लिखा जा रहा है कि ऐसे रिपोर्टर भेजना बंद कर दो जो आपके रिश्ते खराब कर दें। और ये पहली बार नहीं है। सबरीना सिद्दीकी 2023 में जब मोदी जी अमेरिका गए थे व्हाइट हाउस में, वो सवाल पूछती है मुसलमानों को लेकर के कि माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह से वायलेशंस होती हैं उनके ह्यूमन राइट्स के साथ, उसके बाद से उस महिला के मतलब न्यूड्स तक बनाए गए, उसको चलाया गया, उन्हें अपना प्रोफाइल ट्विटर का टेम्परेरी मतलब बंद करना पड़ा था टेम्परेरीली। उसके ऐसा व्हाइट हाउस को बोलना पड़ा कि भाई वो महिला पत्रकार अपना काम कर रही है, एक पत्रकार को काम करने के लिए आप ट्रोल नहीं कर सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी उसको सपोर्ट किया और लगातार सब लोग सपोर्ट में आए। भारत में कोई नहीं आया जो कथित मेन स्ट्रीम जो कथित होता है, लगातार इस तरह से ट्रोल किया जाता है। भारतीय महिलाओं को और भारतीय पत्रकारों को तो किया ही जा रहा है। तो इस समय हेली के साथ भी यही हो रहा है और रिश्ते खराब कर दिए। एक पत्रकार को ये पहले तो कहना कि यार खराब पत्रकार है, छोटी पत्रकार है, फिर कह रहे रिश्ते खराब कर दिए दो देशों के बीच में, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो फिर अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं एक सवाल से, तो वो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जो इतने अधिकारी हैं एमईए के, वो कर क्या रहे हैं? सुधारो, तुम्हारा काम ये है भाई। तो फेलियर तुम्हारा, ये सवाल भी तुम पे ही बनता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, रिश्ते खराब एक पत्रकार के सवाल से अगर होते हैं, ये कौन लोग कहते हैं निवेदिता? ये वही लोग कहते हैं जिनको ऐसा लगता है कि करण थापर ने नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर दी थी। छवि खराब सवाल पूछने से नहीं होती है, छवि खराब होती है जवाब ना देने से या इररिलेवेंट जवाब देने से। पत्रकार ने सवाल पूछा, भारत पे ट्रस्ट क्यों किया जाए? पत्रकार ने सवाल पूछा कि मानवाधिकार उल्लंघन जो आपके देशों में होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन जो होता है, उसको रोकने की कोशिश क्या आप करेंगे? आपको जवाब देना चाहिए था। आपने इररिलेवेंट बॉम्बिंग ऑफ वर्ड्स किया, जिसके कारण आपकी छवि खराब होती दिख रही है। और मोदी मीडिया वाला क्वेश्चन तो उन्होंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था। उन्होंने पूछा कि भारतीय मीडिया से क्वेश्चन क्यों नहीं लेते, उन्होंने साफ साफ अवॉइड कर दिया। अब मतलब उसका जवाब वो दे तो क्या दे? उनको हालांकि बताना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मोदी साहब जो है मीडिया से सवाल लेते हैं, सवाल बशर्ते ऐसे हों कि आम कैसे खाया जाता है, किसी दिन जामुन के बारे में पूछ लिया जाए, किसी बार पूछ लिया जाए कि जब देश में कोरोना लग रहा हो तब भी चुनाव प्रचार कैसे कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों का अगर सवाल हो तो जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी, और सिलेक्टिव लोगों को जवाब देते हैं। लेकिन फिर बात वहाँ पे गलत हो जाती है कि वो मीडिया को नहीं देते, पीआर एजेंसीज को देते हैं, पीआर एजेंट्स को देते हैं। बहरहाल इस पर हम आएंगे, है ना। मामला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जिन पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की, प्लेटफॉर्म किस तरीके से बंद हुआ, हम लोगों ने खुद ही भी इसको झेला है, देखा है। आप एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेक ओवर आपको याद आता है? रवीश कुमार, मुझे लगता है जितने भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं वो रवीश कुमार को देखते रहे, सुनते रहे और सोचते रहे कि इतना पढ़ लिख पाएं हम भी जितना वो पढ़ते लिखते हैं। और टीवी में जो रवीश कुमार करते थे उसको छोड़कर भी जो वो ब्लॉगिंग करते थे, जिसमें वो मेरे हिसाब से नई सड़क.org उनका पता था, जहाँ पे वो लिखते थे, तो हर कोई सोचता था कि रवीश कुमार की तरह लिखना पढ़ना बोलना सीखें। वो रवीश कुमार मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा फिलहाल नहीं है। अजीत अंजुम मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा फिलहाल नहीं है। अविसार शर्मा मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं है। एक ही समय में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, अंबानी साहब ने कई चैनल्स खरीद लिए। तो पत्रकारिता संस्थान जो थे वो पत्रकारों के तो बचे ही नहीं। पत्रकारीय संस्थान जो हो गए वो हो गए उद्योगपतियों के। उद्योगपति नत्थी हो गए सरकार के साथ। तो सिंपल सी बात है, उन उद्योगपतियों के नियंत्रण में जितने मीडिया संस्थान थे वो नत्थी हो गए सरकार के साथ। ऐसे में जिन पत्रकारों में पत्रकारिता बची थी उनमें से ज्यादातर पत्रकार अब आपको मेन स्ट्रीम टीवी स्पेस पर नहीं दिखेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम टीवी स्पेस पर खड़ा हर व्यक्ति जो है वो खराब ही है, अच्छे व्यक्ति भी होंगे, लेकिन ज्यादातर जो नाम हमें देखने सुनने में मिलते थे, आते थे, वो नहीं दिख रहे हैं। और इसी कारण से एक ऑल्टरनेटिव मीडिया का उभर हुआ। आप राणा अयूब से लेकर आरफा खानम शेरवानी को नहीं भूल सकती। जब वो लोग रिपोर्ट करती है, सवाल पूछती है, किस तरीके की ट्रोलिंग होती है। जो आपने न्यूड्स की बात की, सुल्ली डील्स इसी देश में बना था। उस सुल्ली डील्स में आरफा खानम से लेकर राणा अयूब तक को ट्रोल किया गया था, उनकी तस्वीरें वहां पर डाली गई थी। तो ये जो कुंठित माइंडसेट है, मैं फिर से ये जो साहब एमईए के सेक्रेटरी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊंगा, उन्होंने जो बोला था ना कि भारत में डेमोक्रेसी जो है 1947 के बाद नहीं आई, बल्कि 5000 सालों पुरानी हमारी परंपरा है। तो उस परंपरा में मनुस्मृति हमको दिखती है, जहां दिखता है कि औरत जो है आजाद रहने लायक क्रिएचर ही नहीं है, उसको पहले पिता के, फिर पति के और फिर पुत्र के अधीन रहना चाहिए। वहां से ये लोग एनर्जी पाते हैं, वहां से खाद पानी पाते हैं। तो जो
एक तो पत्रकार जो सवाल पूछ ले, ऊपर से अगर वो महिला है तब तो इनके खून में उबाल जो है ना वो दूसरे तुम कैसे पूछ सकती हो। सही बात। और मैं कहूँगा ये क्लिप एक बार लग भी जाए तो मनोज तिवारी साहब का हमने इंटरव्यू किया था, उनका एक सवाल है, सर सवाल बहुत करते हो, मनोज तिवारी जी का ये कहना है। जीविका दीदियों पे एक सवाल है सर। जीविका दीदी, क्या सवाल क्यों करते हो? अरे बाप रे, अरे दे दिया तो दे दिया, जो मिल रहा है मिलने दो। तो इनको दिक्कत सवालों से है, और जिसके लिए ट्रोलिंग की किसी भी हद तक जा सकता है। रवीश कुमार का ही मैं एक भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि बाहर निकलते हुए थोड़ा सा लगता है अजीब, लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर। कई पत्रकार जो हैं वो भीड़ में नहीं जा पाते हैं, कई पत्रकार खुल के अपनी बात नहीं कर पाते हैं। और मैं जब ये हमारा पेज बंद हुआ था तब भी मैंने ये बात रखी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कि ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल विषयों पे बोलते हैं इसलिए हमारी ट्रोलिंग हो रही है केवल। अब चिन्हित कर लिए गए हैं लोग, हाँ, ठीक है। अब हम अगर ट्रेवल के लिए भी कुछ लिखेंगे बनाएंगे तो भी वही गालियां मिलेंगी। मेरे शादी के पोस्ट पे गालियां मिली शादी के हैं। पोस्ट पे गालियां। तो बेसिकली ये कल्चर सा बन गया है अब इन लोगों का। ये जो यौन कुंठा है ना, और किसी भी तरीके से किसी दूसरे को इंटिमिडेट कर दो, सेक्सुअल अब्यूजेस फ्लरिश कर दो, उसका चरित्र हनन करने की कोशिश कर दो, ये इनके कारगर हथियार हैं जिनका वो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समझिए सिपाही लोग जो है ना इन हथियारों से नहीं डरते हैं, सिपाही लोग लड़ते रहते तो हैं। दो सवाल को एक में करके फिर अंत की तरफ निकल हाँ, रहे हैं। पहला तो है कि अगर ये यहाँ पे होती हेली और गलती से ऐसा कुछ हो जाता तो सचिव साहब और पूरा मतलब क्या इसमें कौन कौन से कानून लगते और आईटी एक्ट में ये किन किन धाराओं के तहत वो आती। और दूसरा ये है कि मतलब कोशिश तो यही रहती है जितने हद तक हम काम कर सके करते हैं कि प्रो पीपल काम कर लें। फिर भी हमारा खून खौल रहा था ये देख करके यार कितनी बेइज्जती हो गई, सारी चीज़ें हैं, ये बहुत गलत बात है। तो जो हमारे वाले हैं जो हमसे अलग सेक्टर, जो गोदी सेक्टर में, ठीक है, तो उन लोगों का खून कब कितनी बेइज्जती होगी, कितना अपमान होगा, ये केवल मोदी जी से सवाल नहीं था, ये तो मीडिया से भी सवाल था ना कि आप लोग कैसे हैं जो आप पूछ नहीं पा रहे, क्या माहौल है आपके यहाँ। क्वेश्चन तो अपने ऊपर भी है, तो इन लोगों का खून कब खौलेगा आखिर? फैजल का तो खौल गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, मुझे लगता नहीं इन लोगों का खून खौलेगा, कम से कम इस सरकार के रहते हुए। बल्कि मुझे यकीन है अगर सरकार बदल भी जाएगी तो जो लोग गोदी बन चुके हैं ना वो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। रीढ़ की हड्डी मुझे नहीं पता बायोलॉजिकली या मेडिकली ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम पत्रकारिता के फील्ड में एक बार अगर आपने रीढ़ की हड्डी तुड़वा ली, एक बार आपने उसको फ्लेक्सिबल बना दिया तो फिर वो सीधी खड़ी नहीं हो पाएगी। इन लोगों से, गोदी पत्रकारों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेईमानी होगा निवेदिता, ये कर ही नहीं सकते। अरे कितने मतलब जो बात यहाँ के पत्रकारों को पूछना चाहिए टीवी चैनल्स में बैठे हुए लोगों को कि आप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बात नॉर्वे में एक पत्रकार पूछ रही है नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिन मानवाधिकार उल्लंघन की बात के सवाल यहाँ के टीवी चैनल्स को उठाना चाहिए, यहाँ के मीडिया इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है नहीं उठाता है, वो नॉर्वे के पत्रकार उठाते हैं। मतलब शर्मिंदगी आनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि गिरने के लिए या लेटने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि शर्मिंदगी की हत्या कर दो। आप अपने उन तमाम रेस्पिरेटरी कह रहा हूं, आप अपने उन तमाम ऑर्गन्स को खत्म कर दो, डिसेंसिटाइज कर दो उनको, जो आपको यह एहसास दिलाएं कि यार ये गड़बड़ है। क्योंकि अगर गड़बड़ का आभास आपको होगा ना तो आप पत्रकारिता कर लेंगे। अभी उनको गड़बड़ का एहसास ही नहीं होता है, वो ऑर्गन्स ही खत्म हो गए हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके पास बचे ही नहीं, ये रीडेवलप हो भी नहीं सकते। तो इनका पेज ब्लॉक होता कि जेल जाते कि क्या हो सकता था? नहीं, अगर हिंदुस्तान में होती, हाँ। अरे भाई हिंदुस्तान में होती तो सबसे पहली बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती, किसी अखबार से जुड़ी हुई नहीं होती, किसी टीवी चैनल से जुड़ी नहीं होती, ऑल्टरनेटिव स्पेस पे खड़ी होती है, ट्विटर पे होती, इंस्टाग्राम पे होती, फेसबुक पे होती। फेसबुक पे उनके पोस्ट पे आ जाता कि सरकार के आदेश पर आपके पेज को भारत में बैन कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पे उनका आ जाता टू मच एक्टिविटीज के कारण आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया गया है। पॉलिटिक्स बन जाती कह सकती है। कुल मिलाकर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं बचता जहां पे वो बात कर सकती, वो बाहर नहीं निकल पाती शायद हैकलिंग के डर से, और उनको अपनी आईडीज, एक तो आईडीज बचती ही नहीं, अगर कोई पर्सनल आईडी भी रहती उसको भी बंद ही कर देना पड़ता। सबरीना ने किया था ना अमेरिका में, इनको भी बंद कर देना पड़ता, रह नहीं पाती। मेंटल ट्रॉमा जो वो झेलती वो अलग, और नॉर्वे की हैं अभी तो
तो नॉर्वे में हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नॉर्वे लगभग टॉप पे ही रहता है, शायद टॉप पे ही होगा या टॉप 5 पोजीशन में से एक पे होगा। तो इतना मेंटल ट्रॉमा झेलने की उन लोगों को आदत नहीं रही होगी, तो यहाँ तो बहुत बीमार पड़ जाती है। यहाँ के हमसे मजबूती सीखे। खैर बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि डंका बज रहा है, हम मानना चाहते हैं। एक बात और निवेदिता, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करते हुए ऐड कर दूं, मैं हेली के ट्वीट्स ही देख रहा था, उसमें हेल लिंच जो हैं वो कहती हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टू कमेंट, या मुझे आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू राइट दिस, बट आई एम नॉट अ फॉरेन स्पाई ऑफ एनी सॉर्ट सेंट आउट बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। माई वर्क इज जर्नलिज्म प्राइमरली इन नॉर्वे नाउ। मेरा काम पत्रकारिता है फिलहाल नॉर्वे में। यहाँ के लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि पत्रकारिता भी अभी है, होती है। मुझे लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट उनकी बिरादरी का हिस्सा होने के कारण और हिंदुस्तान का जर्नलिस्ट होने के कारण मुझे उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का बर्ताव, जिस तरीके का सलूक भारत की डिजिटल दुनिया पे उनके साथ हो रहा है। वी आर वेरी सॉरी हेल। और दूसरी बात, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने क्वेश्चन पूछा। बिरादरी के हिसाब से मैं ये बात कहूंगा कि पूछती रहिए, हम भी पूछते रहेंगे। आंखें बंद कर लेने से सूरज गायब हो जाएगा, अंधेरा आपके आगे छाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सूरज बचा ही नहीं है। सूरज तो सूरज ही रहता है। तो वही बात है, हम भी चाहते हैं कि भाई सही बात है, हमारे देश का नाम रोशन हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये तो बदनामी हो रही है। हमको अगर सच दिखाई दे रहा है तो हम झूठ कैसे आपको बता दें, और यही करने की सजा हम लोगों को मिल रही है कि नहीं नहीं बोलो कि ऐसा है, बोलो कि वैसा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, तस्वीरें आती रह रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, क्या चल रहा है वो हम आपको बताने की लगातार कोशिश कर ही रहे हैं। और आप लोगों की भी मदद चाहिए होती है मीडिया को जिंदा रखने के लिए, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप अगर वीडियो देख लिए हैं, अच्छा लगा है, लाइक करिए, और सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कि आप हम जैसे संस्थानों को सब्सक्राइब करें, और अभी तो हमें सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, एक सुपर थैंक्स का विकल्प भी होता है YouTube में, तो वो भी एक बार यूज करके देखिए यूज हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग हमेशा पूछते हैं मैम कैसे सपोर्ट करें, पर्सनल आईडी पे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट करिए, सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप हमें सुपर थैंक्स भेजें और हमें सब्सक्राइब करें। और पत्रकारिता जो है जैसे ही लगता है कि नहीं यार अब क्या, कोई ना कोई करता रहता है, हर समय करता रहता है। आप देखते तो रहिए, आप देखते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, चलती रहेगी, जिंदा रहेगी। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।